ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई और साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को लेकर भी कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो आज हम कार्यक्रम में इन निर्णयों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। मिस्टर तिवारी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद कमल। कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने को मंजूरी दी है, चर्चा उसी से पहले शुरू करते हैं। हम अगर इस नीति को देखें तो मौजूदा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में आई थी। इसका एक लबो-लिबाब हम अगर देखें जो कल का निर्णय है, तो भारत में जैव ईंधन के उत्पादन को अनेक कदमों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना, पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को लेकर जो 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, उसे 2025-26 में इस मामले में कदम उठाना और भी कई इसमें बातें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो संशोधन है, इसके मायने क्या हैं? कमल, इसमें एक बात समझना जरूरी है कि ये संशोधन या जो बायोफ्यूल पॉलिसी है या सरकार जो इस दिशा में चल रही है, जहां पर कि जो क्लीन फ्यूल्स हैं, लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसमें कहते हैं कि पेट्रोल में आप इथेनॉल को मिलाते हैं, जिससे कि जो वातावरण को जो क्षति होती है पेट्रोल से या डीजल से हो, उसमें कमी हो सके और जो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है या एनवायरमेंटल जो इम्प्रूवमेंट प्लान है, उसकी दिशा में आप बढ़ सके। 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयात होता है भारत में, उससे ज्यादा ही आयात होता है। तो एक निर्भरता है आयातित पेट्रोल पर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। तो अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी चीजें अगर करेंगे तो एक तो कि पेट्रोल पर से आपकी निर्भरता वो कम होगी, और दूसरी बात यह है कि जो क्लीन फ्यूल या एनवायरमेंट जो प्लान्स हैं इंडिया के, क्लाइमेट एक्शन के प्लान्स जो है इंडिया के, उसको सपोर्ट करने के लिए भी इथेनॉल ब्लेंडिंग, इसलिए कि इथेनॉल जो है वो क्लीन फ्यूल देता है, उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। जो कैबिनेट का निर्णय है अभी वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है या फिर अगर 20% इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला हुआ वो अगर तय समय है, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से अगर शुरू करना है और जो पहले टारगेट था कि 2030 से ये पूरे देश में होगा, उसको अगर आगे करके 2025 से करना है, 25-26 से, तो इन सब के लिए सबसे पहले देश में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ानी होगी। और जब आप इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने की बात करते हैं तो गन्ना से यानी शुगर केन से और फूड ग्रेन से, जो कॉर्न होता है या और जो दूसरे ग्रेन से, उनसे इथेनॉल बनता है। हमारे देश में मुख्यतः अभी जो इथेनॉल है वो शुगर केन से, गन्ना से बनता है। आपको अगर इस लेवल पे जाना है जहां पर कि आप 20% यानी 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में कर सकें, जो आपके 2 लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए, तो आपको इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। उसको बढ़ाने के लिए एक तो कि आपको ये जो फूड ग्रेन से ये अवेलेबल कराना होगा और वैसी टेक्नोलॉजी जो है वो लानी पड़ेगी, और जो उद्योग या प्रोडक्शन यूनिट्स जो इस क्षेत्र में आएंगे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो कैबिनेट का डिसीजन है अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों पर भी फोकस है इस कैबिनेट डिसीजन का। अगर ये देखेंगे तो अलाउ मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, यानी कि और ज्यादा फीड स्टॉक और भी जो है वो जो कच्चा माल है वो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए दिया जाए। या फिर अगर आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, वहां पर इथेनॉल के लिए लगाया जाए। तो वो होता क्या है कि इन यूनिट्स में, इन एरियाज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सहूलियतें मिलती हैं यूनिट्स को, ताकि वो इन सहूलियतों के जरिए आराम से ये प्रोडक्शन जो है इथेनॉल का उसको वो बढ़ा सके। सो बेसिक आइडिया या जिसको कहते हैं मूल जो लक्ष्य है इसमें जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं या जो बायो पॉलिसी है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो ये है कि इथेनॉल प्रोडक्शन को देश में इस तरह से बढ़ाया जाए ताकि जो निर्भरता है इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उस पर कम हो, और दूसरा जो इंडिया के क्लाइमेट एक्शन प्लान है या एनवायरनमेंट को बेटर करने के जो प्लान हैं उसमें और सपोर्ट मिले। यही 2 लक्ष्य हैं जिसको लेकर के ये कैबिनेट का निर्णय जो है आया है। कमल, आपने आत्मनिर्भरता की बात की, तो जिस तरह सरकार का जोर एक ये भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर भारत की आयात करने की निर्भरता है वो कम हो, तो अगर जैव ईंधन का अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से हम इसमें कुछ संभावनाएं देख सकते हैं। थोड़ी बहुत इसमें कटौती हो सकती है। तो जैव ईंधन के लिए जैसे कि कल के अगर प्रस्तावों को देखें तो इसमें फीड स्टॉक्स को मंजूरी दी जा रही है। तो आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया ही, आत्मनिर्भर भारत विजन का भी इसमें हम देख सकते हैं विजन। तो इस कदम से भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में और जो 2047 तक भारत का एक ऊर्जा के मामले में एक अहम ताकत बनने का एक लक्ष्य है, तो इन लक्ष्यों को लेकर किस तरह से ये संशोधन अहमियत रखता है? अभी जो संशोधन आया है कैबिनेट की तरफ से वो
जो पहले के जो प्रोग्राम्स हैं या प्लान्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हैं। जैसे सरकार ने पहले ही ये प्लान जो है वो बिल्कुल नीति आयोग ने एक पेपर लाया था, उसमें भी कहा गया है सारा और बताया गया है कि किस तरह से इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो जो गन्ना पे निर्भरता है, अभी शुगर केन पे निर्भरता है, उसमें कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और एक लेवल पर ले जाया जाए। और फीड स्टॉक जो है जिसकी बात ये कैबिनेट संशोधन में है कि फीड स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। तो जब आप ये जो कच्चा माल है या फीड स्टॉक जो है या फिर शुगर केन जो है वो सारा इस मात्रा में अवेलेबल होगा कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करने के लिए उतना प्रोडक्शन कर सके, तभी जाकर जो है बात ये बनती है, जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है वो पूरा हो पाएगा। देखिए, जो सरकार ने पहले नीतियां बनाई है, कैबिनेट का एक डिसीजन था जो कि 1 साल पहले आया था, उसमें ये बिल्कुल दिखाया गया है, एक पॉलिसी आई है जिसमें कि किस तरह से इथेनॉल प्रोडक्शन जो यूनिट को करना है उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या फिर बिहार जैसे राज्य में किस तरह से प्रमोट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। यहाँ तक कि बिहार ने तो अपनी इथेनॉल पॉलिसी भी लाई हुई है। तो 2-3 बातें हैं जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने में जरूरी है। एक जिसके बारे में कि इस कैबिनेट संशोधन में भी बात की गई है वो है फीड स्टॉक प्रोडक्शन को अवेलेबिलिटी जो है उसकी होनी चाहिए। दूसरा, इथेनॉल प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है उनको जो फाइनेंस चाहिए या जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो मुहैया कराया जाए। सेंटर की तरफ से जो पॉलिसी आई है वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। सारे राज्य सरकार जो हैं, जैसे बिहार मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में काफी काम हो रहा है इस पे, बहुत सारे यूनिट्स आने के कगार पर हैं। तो जिस तरह से काम चल रहा है राज्यों के लेवल पर भी जब ये काम होगा तो जो सरकार ने 2030 के लक्ष्य को 2025-26 का किया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, उसको पूरा किया जा सकेगा या फिर उसकी तरफ जरूर आगे बढ़ा जा सकेगा। अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 10% के नीचे है, तो 20% ले जाने के लिए ये सारे काम करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट डिसीजन जो है वो इसी तरफ ले जाने की दिशा में कदम है। संक्षेप में हम दूसरे निर्णय पर भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको विनिवेश से संबंधित कुछ अधिकारों को मंजूरी दी है, जैसे कि जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है और माइनॉरिटी स्टेक के बिक्री है, उनकी जो विनिवेश की प्रक्रिया है या सिफारिश है उसका अधिकार उनको दिया गया है। और उपक्रम की जो सब्सिडरीज हैं, यूनिट्स हैं, उनके स्टेक्स हैं, उनको बंद करने से जुड़ा भी अधिकार इसमें शामिल है। तो आप इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं और साथ ही जो सरकार की 2021 की नई पीएससी पॉलिसी है, क्या उस दिशा में ये निर्णय बहुत अहम हो सकता है? जो पीएसयू यूनिट्स हैं उनको न सिर्फ इंडिपेंडेंस देने की दिशा में बट उनके कामकाज को सुधारने की दिशा में ये एक लैंडमार्क जिसको कहते हैं वो डिसीजन हो सकता है। क्योंकि कई बार कहा गया है और सरकार के तौर पर भी, प्रधानमंत्री के तौर पर भी ये इंडिकेट किया गया है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन रनिंग द बिजनेसेस, यानी सरकार को बिजनेस रन करने में कहीं कोई हाथ नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार का काम है हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देना और लोगों की भलाई के लिए उन सब चीजों को काम करना। पीएसयू कंपनीज को चलाने का, कब उन्हें बंद करना है, कौन सी यूनिट को बंद करना है, कहाँ डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा नया यूनिट लेना है, ये पीएसयू भी तो कम्पीट करते हैं मार्केट में, तो इसकी छूट जो है, इसका इंडिपेंडेंस उनको होना चाहिए। अभी तक क्या है कि कैबिनेट डिसाइड करता है, सारा का सारा जो प्लान होता है किसी भी पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का, सरकारी कंपनी का, वो कैबिनेट के डिसीजन से होता है। क्यों ना जिस तरह से प्राइवेट कंपनी अपने किस कंपनी को बंद करना है, कौन से यूनिट को नया शुरू करना है, कहाँ पर उनको डिसइन्वेस्ट करना है, कौन सा डिसीजन उन्हें लेना है ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े या फिर उनकी कंपनी की हालत सुधरे, वो सारी चीजें जो है वो छूट पीएसयू को भी मिलनी चाहिए, तो क्यों ना मिले। तो ये डिसीजन जो है, इसीलिए मैंने कहा कि लैंडमार्क है कि आप पीएसयूज को जब ये इंडिपेंडेंस देंगे तो एक, वो कम्पीट करने में ज्यादा कामयाब रहेंगे और दूसरा, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जो नीतियां वो बनाएंगे और जो भी डिसीजन वो लेंगे वो उसको अमल में लाएंगे और उनको ये मौका मिलेगा कि वो कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट तौर पर अलग से, सरकार से अलग हटके भी कुछ सोचें ताकि वो प्लान वो खुद एग्जीक्यूट करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी खुद में पूरी तरह से कमल। मिस्टर तिवारी, आप चर्चा में शामिल हुए और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय थे उन पर आपने विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।